हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रू जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इससे पहले हमने मराठा एम्पायर किया था, तो आज यूरोपियन से शुरू करते हैं कि पहले कौन आया, ठीक है, कौन कौन आया, कब कब इन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई, तो ये करना है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले आपको पता है कौन आए थे? पोर्चुगीज़ आए थे। कौन आए थे? पोर्चुगीज़। ठीक है जी। वो हमें कैसे पता पोर्चुगीज़ आए थे? क्योंकि जो सी रूट है यूरोप से इंडिया की तरफ आने वाला, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन था? ये पुर्तगाली बंदा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है जी। द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ठीक है, बाय वास्को ड गामा। ठीक है। केप रूट का क्या मतलब होता है? अगर सपोज इधर हमारा इंडिया है, ठीक है, इधर ऐसे ही अफ्रीका होगा, ठीक है, इधर ऊपर यूरोप होगा, ठीक है, इधर पुर्तगाल और स्पेन है, इधर इस रास्ते से आया था वो, ये साउथ अफ्रीका अब कंट्री पता आपको, जहाँ ये बिडविलियर वगैरह हैं, इधर एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते से वो आया केरला में एक जगह है कैलीकट, इधर आया था वास्को डी गामा 1498 को। तभी बोलते हैं बाय केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पोर्ट है, एक पोर्ट बंदरगाह है। इधर इसको एक इंडियन बंदा मिला, अब्दुल माजिद, उसके साथ ये कहाँ पर आया? इंडिया में एक जगह है कैलीकट, ठीक है। तो कब आया था ये आया था 17 मई 1498, ठीक है। अब ये क्यों आते थे बंदे यूरोपियन इंडिया क्यों आने लगे? देखो, इससे पहले क्या था कि जो इंडिया का ट्रेड होता था यूरोप के साथ, वो अरब्स के थ्रू होता था, अरब ट्रेड करते थे, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उनको, तो फिर ठीक है जी, ये ऐसा होता था। लेकिन फिर क्या होता है कि ओटोमन एम्पायर ये टर्की में एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। अब सारा कंट्रोल उनके पास चला गया। अब यूरोपियंस को कुछ ना कुछ करना था, और उन्होंने डिस्कवरीज शुरू करना कर दी, नई खोजें शुरू करना कर दी, ठीक है। और इसी खोज में उन्होंने यूएस से डिस्कवर किया कोलंबस ने, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ साउथ अफ्रीका चले गए, और ऐसे ही एक पुर्तगाली बंदा इंडिया आ गया जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये आते क्यों थे? क्योंकि इंडिया क्यों फेमस था? स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस था, और यूरोप में चाहिए होते हैं वो, क्योंकि ठंड पड़ती है, वो मीट वगैरह खाते हैं, तो उसको रखना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मसालों के थ्रू हो जाता है वो। तो वो केरला पहुंचा। कहाँ आया था ये बंदा सबसे पहले? कैलीकट, जगह का याद रखना, केरला में है। और इधर का राजा कौन था उस समय जहाँ पर ये आया था? कैलीकट जमोरिन, एक हिंदू रूलर था कैलीकट का, तो उसने इसका वेलकम वगैरह किया होगा, ठीक है जी। अब बोलते जब ये वापस गया, तो जो इसने इधर से आइटम्स परचेज़ की थी, वो अपनी यूरोप में मार्केट में जाके इसने 60% प्रॉफिट में, मतलब एक मान लो कोई चीज़ इसने 1 रुपये की ख़रीदी थी ना इधर, वो यूरोप में जाके 60 रुपये की, तो मतलब इतना प्रॉफिट हुआ इसको। फिर ये आते जाते रहे, फिर इनको लग गया लालच। उसके बाद जब ये आए, इन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टेशंस यानी कि फैक्ट्रियाँ बोल सकते हो आप, कहाँ कहाँ लगाई? एक तो लगाई कैलीकट में लगाई, फिर कोची में लगाई, केरला में ही लगाई, कैन्नौर में लगाई, ठीक है। जो कोची थी केरला में, कोची वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने बाद में क्या किया? लेटर गोवा कर दी, क्योंकि 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया था, ठीक है जी। एक आपको ये बात याद रखनी है, और एक याद रखना है इनका गवर्नर, एक बंदा था फ्रांसिस्को अल्मीडिया, ये इनका फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है, इंडिया में। और इसने एक पॉलिसी शुरू की थी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ब्लू वाटर वाली पॉलिसी किसने शुरू की थी? पोर्चुगीज़ ने शुरू की थी। और किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। ये इनका पहला गवर्नर था इंडिया में। ब्लू वाटर पॉलिसी यही होती है कि ओशंस में इनका कंट्रोल होना चाहिए, और बाहर का कोई भी आएगा उसको नहीं छोड़ेंगे ये। आ गई समझ?
तो ये रहा इनका पोर्चुगीज़ का। अब इसके बाद बड़े सारे आए। बस ये एक याद रखना है कि गोवा कैप्चर कब हुआ था, 1510 में। वो किसने किया था, अल्बरक्यू ने, जो दूसरा गवर्नर था इनका, अल्बरक्यू कुछ ऐसा नाम है प्रोनाउंस, ये सेकंड है गवर्नर है, इसने किया था गोवा कैप्चर। गोवा कैप्चर किया था 1510 में। गोवा किसके पास था, बीजापुर के सुल्तानों के पास हुआ करता था गोवा, तो इसने कैप्चर किया था। ठीक है जी, ये पढ़ना है हमने इतना। उसके बाद इनका कोई खास इतना रोल है नहीं। ठीक है, जब ये लास्ट में इधर से गए थे ना, उस समय इनके पास सिर्फ गोवा, दमन, दीव यही रह गए थे 1961 में तक थे, याद रखना। पोर्चुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट गए थे। ठीक है, गोवा, दमन, दीव ये सब कुछ इनके पास था, और बीच में इन्होंने कुछ बड़ा कुछ किया। बोलते हैं कि 1661 में इनका एक किंग था, उसकी शादी हुई इंग्लैंड की कोई प्रिंसेस, तो मतलब इनकी लड़की थी, और बंदा कौन था, इंग्लैंड का चार्ल्स सेकंड। कैथरीन की शादी उन्होंने उसके साथ करवाई, और बदले में बॉम्बे बोलते डॉरी में दे दिया था अंग्रेजों को। ये भी इनकी कहानी है। तो ये भी लिख दो। ठीक है, किंग ऑफ पोर्चुगल गेव बॉम्बे टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड ऐसे डॉरी, दहेज दे दिया था। व्हेन ही मैरिड द फॉर्मर सिस्टर। ठीक है, पुर्तगाल के किंग की शादी थी, वो हुई इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड के साथ, और पुर्तगाल के किंग ने क्या कर दिया, बॉम्बे ही पूरा गिफ्ट में दे दिया। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये आगे पोर्चुगीज़। पहला बंदा कौन था, वास्को डी गामा। और जब ये लास्ट में गए तो गोवा, दमन, दीव मैंने आपको बताया, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड वाले आए हैं वो है डच। तो इनकी जो कंपनी की फॉर्मेशन हुई, कंपनी कब हुई, मार्च 1602 में। तो ये आए, तो इनकी कंपनी को क्या बोला जाता फिर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, आते कैसे थे, इनको चार्टर मिलता था, जो इनकी पार्लियामेंट होती थी ना, वो इनको परमिशन देती थी, पावर्स देती थी कि जाओ भाई ट्रेड करो, ट्रीटीज करो, जो करना है अपना करो। ठीक है, जो इनकी पहली फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप की इन्होंने, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम कब की, 1605 में। उसके बाद पुलिकट में की 1610 में। उसके बाद सूरत में की 1616 में। ऐसे ही बड़ी सारी इन्होंने फैक्ट्रीज सेट की इंडिया में। तो पोर्चुगीज़ के बाद डच आए, उन्होंने रिप्लेस कर दिया पोर्चुगीज़ को। ठीक है, एक डोमिनेट पावर बन गई ट्रेड करने के लिए इंडिया में। पुलिकट इनका मेन सेंटर था। फिर क्या होता है, जब इनका एंड फेज आता है, लास्ट फेज आता है, तो एक होती है बैटल ऑफ बिदरा। ठीक है, कब हुई, 1759। ये बैटल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में हुई थी, डच वर्सेस इंग्लिश। तो इस बैटल में ये हार जाते हैं, डच लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस्ट इन दिस बैटल, ये हार गए। फिर इन्होंने जो भी इनकी टेरिटरीज वगैरह थी, ये उनको देनी पड़ी अंग्रेज़ों को, और अपना शिफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, ये कहाँ चले आए, फिर इनका मेन फोकस आ गया है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, इस साइड आ गए। इधर भी मसाले वगैरह सब कुछ मिलते थे। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर वाले कौन हैं, हमारे फेवरेट, जिन्होंने हमें बहुत लूटा, इंग्लिश। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ठीक है, जॉन मिडन
मिल्टन हेल नाम का एक बंदा था, मिल्टन हेल एक मर्चेंट था, ठीक है। वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु अराइव्ड इन इंडिया 1599 बाय ओवर द लैंड रूट, ठीक है जी। बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी, बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी एक बंदा है जिसका नाम है जॉन मिल्टन हॉल, ये मर्चेंट, ये आया था लैंड रूट से इंडिया। कब आया था? 1599 को। ये एक एक्स्ट्रा याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। ये पहला इंग्लिशमैन है, फर्स्ट इंग्लिश मैन या ट्रेडर जो इंडिया आया था। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी ये इन्होंने बनाई थी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज फॉर्म्ड इन 1600। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब बनी थी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1600 में। कहाँ हुई थी? उधर ही हुई थी, लंदन में हुई थी। कंपनी का नाम बहुत बड़ा था पहले, इसको बोलते थे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ईस्ट की तरफ इन्होंने ट्रेड करना था, तो ये बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इनकी जो क्वीन थी एलिजाबेथ सेकंड, उसने इनको चार्टर दे दिया कि करो भाई ईस्ट में ट्रेड जाके, ठीक है। अब चार्टर मिल गया, अब ट्रेड करना था, इंडिया भी आ गए, लेकिन अब इंडिया में तो परमिशन चाहिए ना भाई, इंडिया में मुगल रूल था उस समय। तो याद रखना, कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस नाम का एक बंदा है, ये आया कहाँ? जहांगीर के पास, एट जहांगीर कोर्ट, 1609 में आया। इसने परमिशन मांगी कि हमें फैक्ट्री खोलनी है सूरत में, तो फिर जहांगीर के द्वारा एक फरमान इशू किया जाता है कि वो परमिट करते हैं इंग्लिशों को कि आप अपनी फैक्ट्री बिल्ट करो, कहाँ पर? सूरत में। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है अंग्रेज़ों की वो कहाँ पर है? सूरत में। किसके फरमान से? फरमान किसने इशू किया था? जहांगीर ने। फरमान वॉज इशूड बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने एक फरमान इशू किया था और उन्होंने परमिशन दे दी अंग्रेज़ों को कि आप अपनी एक फैक्ट्री खोलो, कहाँ पर? सूरत में, ठीक है जी। उसके बाद आता है सर थॉमस रॉय। पहला कौन आया? ये कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, इसने सिर्फ परमिशन लेनी थी। तो सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज एम्बेसडर। ये किसका एम्बेसडर बन के आया? जो उस समय उधर का किंग्स था, कि उस समय उधर का किंग था जेम्स फर्स्ट, जहांगीर के कोर्ट में आया 1615 में, टू ऑब्टेन द परमिशन टू ट्रेड एंड इरेक्ट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। विलियम हॉकिंस ने तो यही परमिशन मांगी थी कि भाई सूरत में फैक्ट्री खोलनी है, लेकिन थॉमस रॉय ने, कि थॉमस रॉय कौन था? एम्बेसडर था। जब आजकल नहीं होते हमारे राजदूत बड़े बड़े देशों में, एम्बेसडर का किसका था? जेम्स फर्स्ट का था। कहाँ आया? जहांगीर के कोर्ट में आया। कब आया? 1615 में आया, ठीक है। क्या परमिशन चाहिए थी इसको? कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या करना है? फैक्ट्रीज ओपन करनी है। तो इसका याद रखना, जो विलियम हॉकिंग था उसको सिर्फ सूरत में चाहिए थी फैक्ट्री, लेकिन थॉमस रॉय को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद पोर्चुगीज़, मैंने आपको पढ़ा ही लिया कि जब पुर्तगाल के किंग के बहन की शादी हुई इनके चार्ल्स के साथ, सेकंड के साथ, तो उन्होंने बॉम्बे दहेज में दे दिया इनको। फिर ये चार्ल्स सेकंड क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे लीज पे दे देता है, ठीक है। लीज पे दे देता है, उसको थोड़ी बहुत पेमेंट मिलती होगी कि करो आपने जो करना है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बड़ी सारी फैक्ट्रीज बनाई हर जगह, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, हर जगह, ठीक है जी। फोर्ट विलियम बनाया 1700 में, और वो रहने दो, आप इतना ही करना है। तो फिर कंपनी का रूल आपको याद रखना है। कंपनी का रूल चला था कब तक? कंपनी का रूल चला था
1858 तक, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ ना, उसके बाद कंपनी का रूल ख़त्म हुआ था। सोच लो इतने टाइम तक इन्होंने रूल किया। पहले ये रूल नहीं करते थे। रूल तो इनका से मेन तब हुआ था जब बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर ये जीत गए थे, उसके बाद हुआ था। तो वो पढ़ेंगे आगे हम, ये इधर नहीं पढ़ने की उसकी ज़रूरत है। जब ऐसे पढ़ते जाएंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो आता जाएगा कैसे क्या हुआ था। बस इधर इनका याद रखना, कब आए, किसका इनको चार्टर था, क्या था वगैरह। फ्रेंच, उसके बाद आते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कॉलबर्ट अंडर द पैट्रोनेज इन 1664। फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट नाम का था बंदा, अंडर स्टेट पैट्रोनेज इन 1664। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक मर्चेंटों का ग्रुप था, ठीक है, उस पर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने बस चार्टर लिया था कि ट्रेड करना है। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में ही खोली। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ पर थी? सूरत में, लेकिन 1668 में थी, ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मसूलीपट्टनम में खोली। तो बड़ी सारी जगहों पे इन्होंने और बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ खोली, ठीक है जी। तो जो फ्रेंचों का जो मेन था ना बंदा, वो था डुप्लिक्स। जब वो फ्रेंच गवर्नर बन के आए इंडिया 1742, तो इनकी कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। और फिर ऐसे ही चलता रहा सिस्टम, ऐसे ही चलता रहा। फिर 1760 में एक होती है बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, तो उसमें इनका काम तमाम। फिर फ्रेंचों को भगा दिया गया इंडिया से, लेकिन वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब क्या? द अराइवल ऑफ डुप्लिक्स। डुप्लिक्स कौन था? ये बंदा इंपॉर्टेंट है भाई। डुप्लिक्स कौन सा था? एज ए फ्रेंच गवर्नर। ये आया इंडिया कब? 1742। तो फिर क्या शुरू हो गए? एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जिनको हम और क्या किस नाम से बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। ये हुई अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि फिर सुप्रीमेसी का चक्कर था कि कौन सुप्रीम है, फ्रेंच या फिर इंग्लिश। तो इनकी आपस में फिर बड़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। तो कितनी लड़ाइयाँ हुई इनकी? 3 लड़ाइयाँ हुई। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसके बाद सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसके बाद थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जहाँ इनको क्या बोलते हैं हम? कार्नेटिक वॉर्स। पहली ये हुई थी 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरी कब हुई? 1749 से लेके 54 तक। और लास्ट वाली 1752 से लेके 63 तक। ये हुई है 3 वॉर्स, ठीक है जी। तो पहली डिस्कस करते हैं, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसमें क्या होता है कि फ्रेंच क्या कर देते हैं? मद्रास को कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। और बैटल होती है फिर एक, नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स, ठीक है जी। तो अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे थे? कार्नेटिक का जो नवाब था उसको, लेकिन फ्रेंचों की आर्मी इसको हरा देती है, ठीक है। और इस बैटल का क्या हुआ? इस बैटल की आपको कुछ याद नहीं रखना है, और बस मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले, ठीक है। ये क्यों हुई? एक तो उधर इनकी यूरोप में वॉर चल रही थी, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था, उधर वॉर चल रही थी फ्रेंच और ब्रिटिशरों के बीच में। तो फ्रेंच और ब्रिटिशरों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई वो सिर्फ इंडिया का नहीं था मेन, वो बाहर भी हो रही थी, यूरोप में भी हो रही थी इनकी, तो दोनों जगहों पे हो रही थी। तो इधर एक ट्रीटी याद रखनी है आपको
ट्रीटी ऑफ एक्सला चैप्ले, ला चैप्ले कब हुई थी? 1748 में, 1748 में हुई ये ट्रीटी। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैप्ले। बस इतना ही याद रखना आपको, और कुछ याद नहीं रखना किसने क्या किया, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बैटल में इसकी याद रखना आपको, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है जी। इसमें क्या था कि जो डुप्लिक्स था वो किसकी साइड था? मुजफ्फरजंग की साइड था, हैदराबाद का, और चांद साहिब अब कर्नाटक। देखो जी, उस समय क्या चल रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में भी, हैदराबाद और कर्नाटक में बड़े इशू चल रहे थे, ठीक है जी। जो हैदराबाद का नवाब था जिसने हैदराबाद बनाया, उसकी तो डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा और उसके दामाद के बीच में वो चल रहा था सिस्टम। और वैसे ही कर्नाटक में चंदा साहिब था और एक और बंदा था। तो क्या कर रहा था कि मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच, और जो इनके अपोजिट बंदे थे, जो दूसरे सिंहासन को क्लेम कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहा था इंग्लिश, ठीक है। तो इस बैटल में क्या होता है, स्टार्टिंग में सक्सेस किसको मिलती है? फ्रेंच को, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का एक में आता है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वो विक्ट्री इसमें इनको मिल जाती है। तो फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों की मांग क्या थी कि हम आपको आपकी टेरिटरीज वापस दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो डुप्लिक्स है इसको अपने वापस बुलाना फ्रांस में। तो डुप्लिक्स वापस बुला लिया गया फ्रांस में। तो यही टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का, क्योंकि अगर डुप्लिक्स रहता तो वो अंग्रेज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देता, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार या कर्नाटक वार में आपको सिर्फ ट्रीटी याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी? 1763 में, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, ये फाइनल थी, थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वॉर इन इंडिया। और जो पौंडीचेरी थी ये फ्रेंच को दे दी गई इस ट्रीटी से, बाकी उनको वहीं निकाल दिया, बाकी आप जाओ भाई। सिर्फ इनके पास क्या रहा? पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखनी है। इन बैटल्स को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आने के बड़े कम चांस होते हैं। अगर आ भी गया तो आपको क्या पूछेंगे? ट्रीटी पूछेंगे कि पहली जब कर्नाटक वार हुई थी, जहाँ एंग्लो फ्रेंच वार हुई थी, कौन सी ट्रीटी हुई थी? एक्सला चैप्ले हुई थी। दूसरी में पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई, और तीसरी में पेरिस। ये फाइनल थी, ये फाइनल ब्लो था फ्रेंच। आगे समझ? तो जितना भी पढ़ा हमने इनके रिलेटेड बस वही याद रखना है, और ज़्यादा इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पोर्चुगीज़ पढ़े, डच पढ़े, इंग्लिश पढ़े, फ्रेंच पढ़े, ये बंदे हैं मेन। तो इतना ही बड़ा है। थैंक यू सो मच।